ओके, सो वेलकम बैक गाइस। तो सीबीएसई का सैम्पल पेपर आ चुका है, हमारे सामने है एंड पेपर न ज़्यादा टफ है न इजी है, मॉडरेट है। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं पहले कि हाँ, हमारा पेपर दो पार्ट में डिवाइडेड होता है एज यूजुअल। बहुत सारी बातें थी कि पेपर का पैटर्न चेंज होने वाला है या कुछ ऐसा होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, पैटर्न सेम है एंड पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। पार्ट ए कंपलसरी, पार्ट ए में आपका दो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। यस, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम 1 में होता है पार्टनरशिप और वॉल्यूम 2 में होता है कंपनीज अकाउंट। कंपनीज अकाउंट, तो ये दो जो है वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, ये दो कंपलसरी होते हैं, आपको करना ही पड़ेगा। पार्ट ए में आता है, पार्ट ए कंपलसरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स, आपको पार्टनरशिप और कंपनीज अकाउंट इन दोनों को कंपलसरीली अटेंड करना है। फिर आता है आपका पार्ट बी। पार्ट बी में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पार्ट बी का फर्स्ट पार्ट होता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर आप कर सकते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। ठीक है, तो पार्ट बी में आपको ये ऑप्शन मिला, आप इन दोनों में से कोई एक ऑप्ट कर सकते हैं, या तो आप एनालिसिस कीजिए या फिर आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कीजिए। लेकिन ये पार्टनरशिप और कंपनीज अकाउंट ये दोनों कंपलसरी है। क्वेश्चन पैटर्न अगर देखें, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, क्वेश्चन पैटर्न पूरा का पूरा सेम है। पहले लोग कह रहे थे कि एमसीक्यूज बढ़ जाएंगे, 50% हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, पूरा पेपर हमारा उसी पैटर्न में रहेगा। तो क्वेश्चन 1 to 16 जो एज यूजुअल होता था, 1 से 16 और फिर 27 से 30, मतलब यहाँ 16 क्वेश्चन, यहाँ 4 क्वेश्चन, टोटल 20, 1 मार्क्स ईच, 20 into 1 20, और फिर 17 to 20 मतलब 4 क्वेश्चन यहाँ हो गए, और 31 and 32 और 2 क्वेश्चन, मतलब 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, 18। फिर आ जाते हैं 21, 22, 33, 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स के, सो 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स के, 12। और फिर आ जाते हैं 23 to 26, मतलब 4 क्वेश्चंस और 34, टोटल 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस, और ये हो गए हैं 6 मार्क्स के, सो 30। ऑल टुगेदर आपका 30 + 20 50 और 30 हो जाता है 80 मार्क्स का आपका पेपर। टोटल क्वेश्चन आपका 80 मार्क्स का। चलिए, तो हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं। पहले पार्ट ए। पार्ट ए के जो एमसीक्यूज हैं मोस्टली आपको जो एमसीक्यूज जो इन लोगों ने बनाए हैं, ज़्यादातर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे ही बनाए हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल होंगे। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, ठीक है, और इसलिए आपको बहुत केयरफुली सॉल्व करना होता है इनको। क्वेश्चंस एकदम लॉजिकल होंगे, कंसेप्ट बेस्ड होंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को ही, लाइक जो पूरा क्वेश्चन पेपर बनाया गया है ना, ये कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे ही बनाया गया है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स सही हो। तो आपको अपने सारे लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट्स लगा के इनको सॉल्व करना है। चलिए, नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब आप इसको सॉल्व करने बैठेगा तो आपको बस क्वेश्चन पढ़ के और एज ईजिली एज पॉसिबल, एज फास्ट एज पॉसिबल आंसर लाना है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक एक चीज़ एकदम एक्सप्लेन करके बताऊंगा ताकि आपको पीछे का लॉजिक समझ आए। चलिए, पहला क्वेश्चन। तो अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वॉज क्रेडिटेड विथ 80,000। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मार्क कीजिए, क्रेडिटेड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज बीइंग क्रेडिटेड विथ 80,000 ड्यूरिंग द ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबिलिटी फॉर ईच फॉर सच अ क्रेडिट इन हिज कैपिटल अकाउंट। तो ये जो कैपिटल अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट, तो ये जो कैपिटल अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट अपीयर्स ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ अ बैलेंस शीट। अगर आपको बैलेंस शीट याद है, आप बैलेंस शीट बनाओ, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में पहले तो ये है कि सारे के सारे रियल अकाउंट्स ही बैलेंस शीट में आते हैं, राइट? इतना हम 11th में पढ़ के आए थे। तो बैलेंस शीट में आपका कैपिटल अकाउंट होता है, उसके साथ एक्सटर्नल लायबिलिटीज होते हैं, और इस तरफ आपके एसेट्स होते हैं, ठीक है? ये सब के सब रियल अकाउंट्स है। तो जो भी चीजें आपके इक्विटी
एंड लायबिलिटी साइड में आता है, ये सब के सब क्या होते हैं? क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, इक्विटी लायबिलिटी साइड में आने वाली सारी चीजें क्या होती हैं? क्रेडिट बैलेंस की होती है, क्रेडिट नेचर की होती है, क्रेडिट नेचर अकाउंट होता है। और एसेट साइड में आने वाले जितने भी बैलेंसेस होते हैं सबके सब डेबिट नेचर के होते हैं। ठीक है, मतलब कैपिटल अकाउंट है या लायबिलिटी अकाउंट हो, जब आप इनको क्रेडिट करते हैं तो इनका बैलेंस इंक्रीज होता है, और डेबिट करते हैं तो बैलेंस डिक्रीज होता है। और एसेट में उल्टा है, ये एसेट्स जब डेबिट होते हैं तो इनका बैलेंस इंक्रीज होता है, और क्रेडिट करते हैं तो बैलेंस डिक्रीज होता है। तो हमें यहां पे किससे डील करना है? कैपिटल अकाउंट से। और कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ है तो ऑब्वियसली बैलेंस इंक्रीज हुआ है, राइट? सो कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट किए 18,000 से ड्यूरिंग द ईयर। अब कौन से रीजन के वजह से कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो सकता है? ऑप्शंस देखो। ओपनिंग बैलेंस, अब ओपनिंग बैलेंस तो एज इट इज हम स्टेट करते हैं। अगर ओपनिंग बैलेंस हो सकता है हमारा डेबिट भी हो क्रेडिट भी हो, कुछ सर्टेन नहीं होता है, तो ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, ड्रॉइंग्स करने से पार्टनर्स का कैपिटल डिक्रीज होता है। अगर कोई पार्टनर ड्रॉइंग्स करता है तो उसका कैपिटल अकाउंट कम होता है, डिक्रीज होता है। तो डिक्रीज के केस में डेबिट होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है मतलब कैपिटल इंक्रीज होना चाहिए। तो किस रीजन से कैपिटल इंक्रीज होगा? लॉस ड्यूरिंग द ईयर, क्या लॉस की वजह से कैपिटल इंक्रीज होगा? ऑफ कोर्स नॉट। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, हाँ, अगर पार्टनर नया कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है उस केस में उसका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो सकता है। तो यहां आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया डी, दिस इज द राइट आंसर। चलो ये हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तो असर्शन रीजन, असर्शन रीजन को बहुत केयरफुली आपको सॉल्व करना है, बहुत केयरफुली डील करना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो असर्शन क्या है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैन शो डेबिट बैलेंस। अगर आपका कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है, अच्छा फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में मैं आपको डिफरेंस बता दूं। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ये मैंने आपको चैप्टर 1 जब पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था। तो फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में क्या है? हमारा कैपिटल अकाउंट जब फिक्स्ड होता है तो हम एक कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और कैपिटल अकाउंट में नो एडजस्टमेंट इज डन। ठीक है, हमें अपने कैपिटल अकाउंट में कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। हम कोई भी एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में नहीं करते अगर हमारा कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। हम सारे एडजस्टमेंट्स कहाँ करते हैं? करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट क्रिएट करते हैं और उसमें एडजस्टमेंट्स होती है। ठीक है, तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें आएंगी? आपका दो ही चीजें आनी है। अगर आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, अगर आपने कैपिटल फर्दर इंट्रोड्यूस किया वो आएगा, या फिर अगर आपने कैपिटल अमाउंट को विड्रॉ किया है, कैपिटल विड्रॉन। देखिए ड्राइंग्स भी दो तरह के हो जाते हैं। एक ड्राइंग्स होता है जो हम अपना प्रॉफिट विड्रॉ करते हैं, वो एक ड्राइंग्स है, और जब आप अपना कैपिटल विड्रॉ करते हैं वो भी एक ड्राइंग्स है। तो अगर आप कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं वो भी आपके फिक्स कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट होगा, और अगर नया कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो भी आपके फिक्स कैपिटल से विड्रॉ होगा। अदरवाइज और कोई भी एडजस्टमेंट हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में नहीं करेंगे। हम सारे एडजस्टमेंट्स कहां करेंगे? करंट अकाउंट में करेंगे। दिस इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग के केस में क्या है? सारे एडजस्टमेंट्स आपके फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में ही आएगा। सारे एडजस्टमेंट्स आपके फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में आने हैं।
करंट अकाउंट हमारे ऊपर है, हम बनाना चाहे तो बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहे तो नहीं भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि करंट अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। ठीक है। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैपिटल विदड्रॉन, अगर आपका जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है, कैपिटल विदड्रॉन है, वो सब के सब एडजस्टमेंट हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में करेंगे। बेसिकली जब आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, सारे एडजस्टमेंट्स, वो विदड्रॉइंग्स के हो, इंटरेस्ट का हो, एप्रोप्रिएशन का कोई एडजस्टमेंट हो, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड हो, सारे एडजस्टमेंट्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में ही होंगे। तो हमारा असर्शन कहता है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैन शो डेबिट बैलेंस। क्या शो कर सकता है? ऑफ कोर्स कर सकता है। हमारा जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, वैसे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट नेचर का होता है, राइट? मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट नेचर के होते हैं, लेकिन क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पे हम सारे एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो अगर हमारा कैपिटल अकाउंट नेगेटिव चला जाए, नेगेटिव बैलेंस आ जाए कैपिटल अकाउंट में, तो वो डेबिट बैलेंस हो जाता है। तो क्या वो डेबिट बैलेंस शो कर सकता है? यस, शो कर सकता है। इसका आंसर है यस। अब रीजन, लॉसेज इन ड्राइंग्स कैन बी मोर देन कैपिटल बैलेंस। अभी मैंने बताया अगर हमारा कैपिटल बैलेंस नेगेटिव चला जाए, तो नेगेटिव कब जाएगा? जब हम लॉस और ड्राइंग्स को एडजस्ट करेंगे। आपका जो कैपिटल अकाउंट है, सपोज करो कि 10 लाख का कैपिटल अकाउंट है, अब इसमें से आपने 9 लाख कर लिए ड्राइंग्स, और फिर 2 लाख का हो गया आपका लॉस। ठीक है, तो ये तो यहीं से डिडक्ट होगा ना। 9 लाख पहले आपका ड्राइंग्स हो गया, तो 10 में से 9 ऐसे चला गया, 1 लाख का कैपिटल बचा। अब उस पर फिर आपको 2 लाख का लॉस भी हो गया, तो लॉस और डिडक्ट होगा, तो 1 लाख तो नेगेटिव में चले गए। अब तो जो नेगेटिव बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस दिखेगा। तो क्या ये रीजन करेक्ट है? ऑफ कोर्स दिस रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? बोथ ए एंड आर, असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑफ कोर्स ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए एंड आर दोनों ही करेक्ट है, और आर हमारे असर्शन का, रीजन हमारे असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ए इज द करेक्ट आंसर है। ओके, moving on, next question. So on 1st July 2024, A, B and C entered into partnership, sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. So ये old ratio हो गया 5:3:2. ठीक है। अच्छा, guaranteed profit का क्वेश्चन लगता है। C was guaranteed that his share of profit will not be less than 60,000 per annum. अच्छा, यहाँ एक और चीज़ हमें मार्क करने की थी, ये वाली, ये 1 जुलाई। हमारा बिजनेस स्टार्ट कब से हो रहा है? 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और हमने जो प्रॉफिट गारंटी किया है वो 60,000 पर एनम किया है, मतलब 1 साल में। ये चीज बाद में आएगी, मैं आपको बताऊंगा। सो डिफिशियंसी इफ एनी विल बी बॉर्न बाय ए एंड बी इक्वली। अगर कोई भी डिफिशियंसी आती है तो ए और बी उसको इक्वली बियर करेंगे। मतलब सी को हमने जो प्रॉमिस कर दिया कि तुमको इतना प्रॉफिट होगा तो होगा, अगर उसके लिए हमको जो भी डिफिशियंसी होगी, जो भी कम पड़ेगा, वो बाकी दोनों पार्टनर्स बराबर बराबर बांट के देंगे। वही लिखा है, इक्वली। ठीक है। नाउ फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2025, फर्म इनकर्ड लॉस ऑफ 1,20,000 लो। यहां तो उल्टा लॉस हो गया। ठीक है, तो इस केस में जो भी डिफिशियंसी आएगी वो कौन उठाएगा? ए एंड बी इक्वली उठाएंगे। लेकिन प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, लॉस हो गया। सी को तो हम गारंटी किए थे कि प्रॉफिट होना है, राइट? तो सी को हम 60,000 पर एनम का प्रॉफिट गारंटी किए, तो 60,000 पर एनम का प्रॉफिट हम देंगे। लॉस जो भी हुआ ये ए एंड बी अपना इक्वली उठाएंगे। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं कि इनको डिफिशियंसी कितने का हो रहा है। सबसे पहले आप क्या करो, ये जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट करो ए, बी एंड सी में, कि उनका रिस्पेक्टिव लॉसेज हमको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, चलो वर्किंग नोट कर लेते हैं। वर्किंग नोट वैसे आपको करने, आप इसको रफ में ही करके लाओगे क्योंकि एमसीक्यू है, आपको सिर्फ आंसर लाने से मतलब है। तो सबसे पहले आप क्या करो, ए, बी और सी तीनों को उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो। ए, बी, सी रेशियो है 5:3:2। प्रॉफिट तो हुआ नहीं, 1,25,000 का लॉस हुआ है, लॉस को ही हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
ठीक है, तो ए का शेयर हो जाएगा 5:3:2, मतलब 5/10, 3/10, 2/10। ए 5/10 इंटू 1,25,000, 1,25,000 कैंसिल करेंगे, सो इट इज 125 इंटू 5, 5 5 25, 2 5 2 10, 12, 6, यस, सो इट इज 62,500। बी का शेयर हो जाएगा 3/10 इंटू 1,25,000, सो इट इज 37,500। और सी का शेयर हो जाता है 2/10 इंटू 1,25,000, 25,000, राइट, 25,000। वैसे तो हमें ए और बी से मतलब ही नहीं था, हमें तो सिर्फ सी से मतलब है, राइट, बट फिर भी मैंने आपको तीनों का निकाल के दिखा दिया कि ऐसे कैलकुलेट करते हैं। आपको सिर्फ सी से मतलब है, सी को गारंटी की है, हमें डिफिशियंसी चाहिए तो हम सिर्फ सी का निकाल लेते हैं। तो सी का हो गया शेयर ऑफ लॉस 25,000, ठीक है, लेकिन सी को हमने गारंटी किया है कितना, 60,000 पर एनम। बट देखो सीज गारंटी कितना है, 60,000 पर एनम। लेकिन इसको पॉइंट आउट करो, हमारा कंपनी कब स्टार्ट हुआ है, 1 जुलाई को, ठीक, तो हमने इस करंट ईयर में कितने महीने ऑपरेट किया, जुलाई से काउंट करते हैं, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना ऑपरेट किया, 9 मंथ्स, राइट। हम सिर्फ 9 महीने ही ऑपरेट किए, तो इस 9 मंथ के ऑपरेशन को हम यहाँ पे निकालेंगे कि सी का गारंटी जो हमने 60,000 पर एनम किया था, सी का गारंटी इस साल के लिए मतलब 9 महीने के लिए कितना होगा, तो सीज गारंटी फॉर द ईयर, तो 60,000 इंटू 9/12, राइट, 12 महीने का 60,000 गारंटी के, 9 महीने का देखते हैं कितना होता है। सो 3 3 = 9, 3 4 = 12,000, so it is 15,000, so 15 into 3, 45,000, correct. So 45,000 is the guarantee amount, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अमाउंट पेएबल टू सी। अब सी को जो अमाउंट पेएबल होगा, सबसे पहले तो उसके पास एक नेगेटिव प्रॉफिट है, लॉस है, तो हम इसको नेगेटिव प्रॉफिट की तरह लेके चलेंगे, -25,000, ठीक है। तो ये भी हमें पे करना पड़ेगा, ठीक है। और हमने उसको प्रॉफिट कितना, गारंटी कितना किया है, 45,000 का प्रॉफिट गारंटी किया है, ठीक है। आई एम सॉरी, हाँ, सिंस इट इज लॉस, तो 25,000 का जो लॉस है वो भी हमको सी के बिहाफ पे करना पड़ेगा, मतलब पार्टनर्स को ही देना पड़ेगा टू सी 25,000। और फिर 45,000 का लॉस भी है, 45,000 गारंटी है, सॉरी गारंटी भी है, तो 45,000 भी पार्टनर्स ही देंगे,
समझ आ रहा है आपको? सी के शेयर का 25,000 का लॉस हो गया, वो भी हमें सी को देना पड़ेगा, क्योंकि सी तो लॉस वॉस उठाएगा नहीं, उसको बोला गया है कि तुमको भैया प्रॉफिट होगा, साल का 60,000 प्रॉफिट होगा, मतलब 9 महीने का 45,000, तो उसके हिस्से का लॉस भी ए और बी भरेंगे। और फिर जो गारंटी की है 45,000 वो भी ए और बी ही भरेंगे। तो टोटल कितना भरना पड़ जा रहा है? 45,000 प्लस 25,000 70,000, 70,000 टोटल डिफिशियंसी है। ये है डिफिशियंसी 70,000। अब 70,000 का डिफिशियंसी ए और बी बियर करेंगे, इक्वली लिखा गया है, बोले हैं इक्वली बियर करेंगे। देखो डिफिशियंसी इफ एनी विल बी बॉन्ड बाय ए एंड बी इक्वली। तो 70,000 का जो डिफिशियंसी है वो ए और बी इक्वली बियर करेंगे, 35 पड़ेगा आधा, इसका 35,000 देगा ए और 35,000 बी। ठीक, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाता है? ये डी, 35,000 ए का 35,000 बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, सो पाली लिमिटेड ऑफर 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। तो फेस वैल्यू 10 है, प्रीमियम 2 है। ठीक है, एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 1,95,000 शेयर्स। तो ये ओवर है अंडर है? ये देखो हमने इशू किया 2 लाख और हमें सब्सक्रिप्शन सिर्फ रिसीव हुआ है, एप्लीकेशन रिसीव हुआ है 1,95,000 को, तो अंडर सब्सक्रिप्शन है, यहाँ कोई प्रो डाटा वगैरह झमेला नहीं होगा। अंडर सब्सक्रिप्शन में जितना आया एप्लीकेशन उतने को शेयर्स अलॉट करो। सो विच वर ड्यूली अलॉटेड, ठीक है। द अमाउंट वॉज पेएबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे ₹3 इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम। तो इसका अगर नोट बनाते हैं हम, ये क्वेश्चन 3, इसका नोट बनाते हैं क्वेश्चन 3। तो एप्लीकेशन पे आपको मिल रहा है ₹3, मतलब 2 + 1 प्रीमियम। फिर आ जाओ, यस 6 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम। तो अब अलॉटमेंट पे भी 5 + 1 प्रीमियम। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है ये शेयर कैपिटल में जाएगा और ये सिक्योरिटी प्रीमियम में, ये ध्यान रहे। ठीक है, ये अमाउंट ये शेयर कैपिटल का है, ये अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम का है। तो प्रीमियम ₹2 था, हमने पूरा ले लिया एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे, तो प्रीमियम का काम खत्म। अब 5 2 ₹7 शेयर कैपिटल के लिए हैं और ₹3 रह गया है, वो आगे और देंगे। एंड बैलेंस ऑन कॉल, तो अब इसके बाद एक ही कॉल होगा, राइट। कॉल आपका हो जाएगा कितने का? 5 और 2 ₹7 तो ले चुके हो, ₹3 और कॉल करना है, यहाँ और कुछ नहीं होगा, नथिंग। तो ये आपका शेयर कैपिटल ₹10 हो गया और सिक्योरिटी प्रीमियम ₹2 हो गया, बात खत्म। 10 और 2 वही लेना था। ठीक है, मनोज होल्डिंग 6,000 शेयर्स फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। तो मनोज जो जिसके पास 6,000 शेयर्स है, 6,000 शेयर्स, मनोज के पास है 6,000 शेयर्स, और ये कब फॉरफिट हो रहा है? अलॉटमेंट के बाद, मतलब एप्लीकेशन का पैसा इसने दे दिया है, अलॉटमेंट नहीं दे पाया। ठीक है, तो अलॉटमेंट के जस्ट बाद हम क्या कर दे रहे हैं? उसको फॉरफिट कर दे रहे हैं। ठीक, तो हमें एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ है, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव नहीं हुआ, अलॉटमेंट पे अरियर हो गया है। वेरी गुड। अब आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 4,000 शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ ₹11 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व विल बी। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। यहाँ रीइश्यू में हम बाद में जाएंगे, पहले हम फॉरफीचर तक का देख लेते हैं। तो फॉरफीचर की बेसिकली जर्नल एंट्री क्या होती है? देखिए फॉरफीचर क्या होता है, मैं वो बता देता हूँ पहले आपको। फॉरफीट करने का मतलब होता है कोई जो एग्जिस्टिंग शेयर है जिस पे अरियर हो गया उसको पूरा कैंसिल कर देना, और वो कैंसिल किए हुए शेयर को हम बाद में री इशू करते हैं। लेकिन पहले जो कैंसिलेशन का पार्ट है वही हमारा फॉरफीचर है, कैंसिल करो। तो कैंसिलेशन, अब इसका जो जर्नल एंट्री होता है, मैं आपको जर्नल एंट्री लिख के बताता हूँ। इसका जर्नल एंट्री है
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeiture account to calls in arrear account। ठीक है, शेयर कैपिटल, जो भी अमाउंट आपका शेयर कैपिटल का है आप उसको पूरा, जितना भी आपने कॉल किया है, शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप अमाउंट आता है, जितना भी आपने कॉल किया है उसको वापस से डेबिट करके राइट ऑफ कर देंगे, ताकि हमारे शेयर कैपिटल के अकाउंट से वो पूरा का पूरा शेयर एकदम खत्म हो जाए, इरोड हो जाए। उसके बाद जितना भी पैसा हम रिसीव कर चुके हैं, जैसे यहाँ एप्लीकेशन का पैसा हमको मिल गया था, तो अब जब शेयर ही नहीं रहेगा तो इसका पैसा हम रख के क्या नहीं रख सकते हैं ना, तो इस जो भी पैसा आप रिसीव कर लिए थे उसको आप ट्रांसफर कर दोगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। फॉरफीचर में कुछ हमारे पास पैसे आ जाएंगे, और बाकी का जो अरियर हो गया, जो नहीं मिल पाया, तो अरियर जब हुआ होगा तब हम कॉल्स इन अरियर को डेबिट किए होंगे, राइट, क्योंकि लॉस है, कॉल्स इन अरियर पहले डेबिट हुआ होगा, तो उस कॉल्स इन अरियर को फिर हम यहाँ पे क्रेडिट करके राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, कॉल्स इन अरियर राइट ऑफ हो जाता है। मतलब जो शेयर आप कैंसिल कर रहे हो उस पर दो ही चीजें हुई है, एक या तो हम पैसे रिसीव किए, नहीं तो उस पर हमको अरियर हुआ है। तो जो पैसा रिसीव किए हो, रिसीव किए हुए पैसे जाएंगे कहाँ, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, और जो आपका अरियर हुआ है वो जाएगा कॉल्स इन अरियर में। ठीक है, तो इस मनोज के 6000 शेयर्स पे, मनोज का जो 6000 शेयर्स है, इस 6000 शेयर्स का कॉल्ड अप अमाउंट क्या है, हमने क्या क्या कॉल किया, एप्लीकेशन के लिए कॉल कर लिया है, अलॉटमेंट के लिए भी कॉल कर लिया, उसके बाद वो फॉरफिट हुआ, मतलब कॉल में अभी तक हम नहीं गए हैं, हम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तक का कॉल किए हैं। ठीक है, तो यहाँ फॉरफीचर में हम सिर्फ शेयर कैपिटल का ही अमाउंट लिखेंगे। तो 2 + 5 7 रुपये हमने कॉल कर लिया, तो 7 और कितने शेयर्स है, 6000 शेयर्स, 6000 × 7, तो कितना हो जाएगा, 6 7 42, 42,000 डेबिट हुआ। और फॉरफीचर में क्या आ जाएगा, जो भी अमाउंट आपने रिसीव किया है, जो भी आपको पैसा मिल गया है वो फॉरफीचर में जाएगा। बट ध्यान रहे, प्रीमियम नहीं, प्रीमियम का पैसा एक बार मिल जाता है तो उसको हम सीधे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं और उसको हम वापस नहीं निकाल सकते। एक बार प्रीमियम का पैसा मिल गया मतलब मिल गया, अब वो बाहर नहीं आएगा, उस रिजर्व से नहीं निकलेगा। हम सिर्फ शेयर कैपिटल का अमाउंट फॉरफीचर में डालेंगे। तो शेयर कैपिटल में हमें सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा मिला था 2 रुपया, अलॉटमेंट पे तो हमारा फॉरफीचर ही हो गया था, अरियर हो गया था, मिला नहीं था, सिर्फ 2 रुपया मिला है एप्लीकेशन का। तो 6000 × 2 12,000, ठीक है, और बाकी का हो गया अरियर। तो अरियर कितने का हुआ, आपका अलॉटमेंट पे 5 रुपया कैपिटल का अरियर था और 1 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम का भी अरियर हुआ है। ध्यान रहे, अगर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम पे अरियर होता है तो हम फॉरफीचर में उसकी एंट्री करते हैं। देखिए, सिक्योरिटी प्रीमियम का 2 कंडीशन होता है, फॉरफीचर ना, फॉरफीचर के कंडीशंस में आपको बता रहा हूं। फॉरफीचर में 2 कंडीशन होगा, फॉरफीचर फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का फॉरफीचर एंट्री अगर आप करते हैं, 2 चीजें होती है, 2 फैक्ट है। पहला फैक्ट है अरियर ऑन प्रीमियम और दूसरा होता है नो अरियर ऑन प्रीमियम। अगर आपके प्रीमियम पे अरियर हुआ है, आपका प्रीमियम का पैसा नहीं मिल पाया, प्रीमियम पे अरियर हो गया, उस केस में यस हम सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री करते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम इज सिक्योरिटी प्रीमियम को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अगर आपके सिक्योरिटी प्रीमियम पे अरियर हुआ है तो आप अपने सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करोगे,
ठीक है। लेकिन अगर नो अरियर ऑन प्रीमियम, अगर आपके प्रीमियम पे कोई अरियर नहीं हुआ है, आपने प्रीमियम का पूरा पूरा पैसा रिसीव कर लिया है, इन दैट केस नो एंट्री। ठीक है, कोई एंट्री नहीं करना है। प्रीमियम पे अरियर नहीं हुआ, प्रीमियम का कोई एंट्री नहीं करना। अगर प्रीमियम पे अरियर हुआ है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे। क्या हमें सिक्योरिटी प्रीमियम पे अरियर हुआ है? अलॉटमेंट का 1 रुपया मिलना था, हमारा अलॉटमेंट अरियर हो गया, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम पे भी अरियर हो गया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी अब डेबिट होगा। तो यहाँ पे हम एंट्री कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितना अरियर हुआ है? 1 रुपया, तो 1 रुपये की ही एंट्री होगी। 6000 इंटू 1, 6000 डेबिट हो गया। अब आते हैं अरियर पे। तो अरियर हमारा पूरा अलॉटमेंट 5 और 1 6 रुपये का अरियर हुआ है, तो 6000 इंटू 6, पूरा 6 रुपये अरियर, तो 6 6 36,000 हो जाएगा। देखो मैच हुआ, इधर 48,000 और यहाँ 12 प्लस 36 48,000। तो ये हमारा हो गया फॉरफीचर एंट्री। ये आपका बीइंग 6,000 शेयर्स ऑफ मनोज फॉरफिटेड, हमने मनोज के 6,000 शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, हमारा फॉरफीचर का एंट्री हो गया। अब ये यहाँ से देखिए, यहाँ पे कुछ रियल अकाउंट्स हैं और कुछ नॉमिनल अकाउंट्स हैं। आपका रियल अकाउंट है शेयर कैपिटल, आपका रियल अकाउंट है सिक्योरिटी प्रीमियम, बट ये जो शेयर फॉरफीचर और कॉल सीन अरियर, ये दोनों नॉमिनल अकाउंट्स हैं। नॉमिनल अकाउंट्स जब भी ओपन होते हैं उनको क्लोज करना होता है। ये जो कॉल सीन अरियर है ये क्लोज करने के लिए ही बनाया गया है। पहले जो कॉल सीन अरियर बनाए थे उसको हम क्लोज किए, लेकिन अभी हमने अभी एक अकाउंट बनाया है शेयर फॉरफीचर अकाउंट। फॉरफीचर का जो भी पैसा है वो लंबे समय तक फॉरफीचर अकाउंट में नहीं रहता है, उसको तुरंत हमको फिर ट्रांसफर करना होता है टू कैपिटल रिजर्व। तो अभी हमारे पास फॉरफीचर अकाउंट में 12,000 रुपए है। ये 12,000 रुपए का 2 यूज है शेयर फॉरफीचर का, ये भी आप नोट बना लीजिएगा। फॉरफीचर अमाउंट, फॉरफीचर का जो अमाउंट है इसका 2 यूज है। पहला है लॉस ऑन रीइश्यू। अगर आपको कोई भी लॉस ऑन रीइश्यू होता है तो उसको एडजस्ट करने के लिए आप फॉरफीचर अमाउंट यूज करो। अगर लॉस ऑन रीइश्यू नहीं हो रहा है या फिर लॉस ऑन रीइश्यू को एडजस्ट करने के बाद भी कुछ अमाउंट बच जाता है तो आता है उसका दूसरा यूज, दैट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास बच गया तो आप क्या करोगे, उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। ठीक है, तो हमारे पास अभी शेयर फॉरफीचर का कितना पैसा है? 12,000। अब हम करेंगे रीइश्यू, लेकिन यहाँ एक और पॉइंट है जो आपको ध्यान देना चाहिए कि हमने फॉरफीट किया था 6,000 शेयर्स, लेकिन रीइश्यू कर रहे हैं सिर्फ 4,000 शेयर्स। ठीक है, सिर्फ 4,000 शेयर्स इश्यू है, वो भी एट द रेट ऑफ ₹11 पर शेयर। तो पहले तो ये देखो, हमारा शेयर जो है कितना फेस वैल्यू क्या था उसका? 10 रुपए का फेस वैल्यू था, 10 रुपए का शेयर था, और हम उसको बेच रहे हैं कितने में? 11 रुपए में। क्या हमें कोई लॉस हो सकता है? ऑफ कोर्स नॉट। हमने तो हमारा जितने का शेयर था, जो फेस वैल्यू था, उससे ज्यादा में हम रीइश्यू कर रहे हैं, मतलब हम रीइश्यू पे भी प्रीमियम ले रहे हैं। 1 रुपया जो एक्स्ट्रा है वो फिर प्रीमियम में ही जाएगा। ठीक है, तो इस 4,000 शेयर्स पे आपको जितना भी फॉरफीचर का अमाउंट आया है वो सब के सब कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। रीइश्यू फॉरफीचर का 2 ही तो यूज था ना, पहले लॉस ऑन रीइश्यू को एडजस्ट करो, अगर नहीं होता है या बच जाता है तो उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करो। हमें तो रीइश्यू पे कोई लॉस हुआ ही नहीं, हम तो रीइश्यू प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो जो भी अमाउंट है हम उसको सीधे सीधे कहां ट्रांसफर कर देंगे? टू कैपिटल रिजर्व। तो
क्वेश्चन अब ये है कि क्या ये 12,000 पूरा पूरा ट्रांसफर होना चाहिए? आंसर इज नो। ये जो फॉर फीचर का अमाउंट है वो 12,000 जो अमाउंट है दैट इज फॉर 6,000 शेयर्स, लेकिन हम री इशू कर रहे हैं कितना? 4,000 शेयर्स। तो हमें निकालना पड़ेगा कि 4,000 शेयर्स में कितना फॉर फीचर अमाउंट होगा। ठीक है, तो वो कंप्यूट करते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड, कितना री इशू कर रहे हैं? 4,000 शेयर्स। तो निकालो शेयर फॉर फीचर अमाउंट। कितना हो जाएगा? हम फिर इसका एक रेशियो बनाएंगे, 4,000 बाई 6,000। 6,000 टोटल फॉरफीट हुआ था, जिसमें से 4,000 शेयर्स हम रीइशू कर रहे हैं इनटू 12,000। सो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 8,000 हो गया। तो 8,000 इज द अमाउंट जो आपको 4,000 शेयर्स रीइशू फॉरफीट करके मिला है। तो ये 8,000 का जो अमाउंट है ये ट्रांसफर हो जाएगा टू कैपिटल रिजर्व। तो हमसे वही पूछा था क्या? द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व विल बी 8,000। करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा चलिए मैं आपको आगे भी बता देता हूँ, बीच में नहीं छोड़ते हैं इसको। ठीक है, मैं आपको री इशू बता देता हूँ, री इशू कैसे करना है। ये हमने फॉरफीट कर दिया, अब हमें बोला है 4,000 शेयर्स री इशू करो। तो री इशू का जो सिंपल जर्नल एंट्री है, पहले जब आप री इशू कर रहे हो सबसे पहले तो पैसे आ रहे हैं, पैसे रिसीव कर लो। ठीक है, अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसको हम फॉरफीचर से राइट ऑफ करेंगे, लेकिन इस केस में लॉस तो हो नहीं रहा है। ठीक है, तो सिंपल जर्नल एंट्री जाएगा इसका, यहां पे कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया बैंक में, पैसा रिसीव किए पहले, बैंक अकाउंट डेबिट। टू क्या देंगे उसके बदले? शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। शेयर ही तो इशू कर रहे हैं, टू शेयर कैपिटल। अच्छा 10 रुपए का शेयर था लेकिन 11 में इशू किए, तो 1 रुपया पर शेयर मेरे को क्या मिला? प्रीमियम भी मिला। तो प्रीमियम का पैसा भी हम ट्रांसफर कर देंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक, तो पैसे कितने मिलेंगे? 4,000 शेयर्स इंटू 11 रुपए के हिसाब से 4,000 शेयर्स इशू किए थे, वही है ना? देख लो, ये 4,000 शेयर्स इशू किए 11 रुपए के हिसाब से। सो 4 इंटू 11 44,000। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? फेस वैल्यू 10 रुपए, 10 रुपए जाएगा। शेयर कैपिटल में सिर्फ फेस वैल्यू का अमाउंट ही जाता है। तो 4,000 इंटू 10 40,000, और सिक्योरिटी प्रीमियम में 1 रुपया चला जाएगा। तो 4,000 इंटू 1 4,000 हो गया रीइशू। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, सो प्रफुल्ल लिमिटेड forfeited 15,000 shares of ₹20 each, on which ₹8 including ₹2 premium was paid। देखो यहाँ तो आपको सब कुछ ऐसे ही दे दिया, कितना पे हो गया। तो जो भी अमाउंट हमको पे हो गया है हम उसी को शेयर फॉर फीचर में ट्रांसफर करते हैं, राइट। आउट ऑफ दीज 30,000 शेयर्स वर रीइशूड एट द रेट ऑफ 19 पर शेयर। देखो फेस वैल्यू 20 का है लेकिन 19 में रीइशू किए हो, मतलब लॉस हुआ है रीइशू पे, तो फॉर फीचर का अमाउंट यहाँ पे एडजस्ट करना होगा। एज फुल्ली पेड अप, करेक्ट। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फीचर बैलेंस। ओके, शेयर फॉरफिटेड बैलेंस का अमाउंट सिर्फ पूछा है, ठीक है। फिर तो यहाँ पे अपने को कैपिटल रिजर्व वगैरह भी नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस चाहिए। ओके, चलो ये क्वेश्चन भी करते हैं। तो इसमें जर्नल एंट्री नहीं करते हैं, जर्नल एंट्री मैं आपको ऑलरेडी करके दिखा चुका हूँ। जर्नल एंट्री नहीं करते, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले 15,000 शेयर्स फॉरफिट किए ऑफ ₹20 ईच, ऑन विच 8,000 इंक्लूडिंग ₹2 प्रीमियम वाज रिसीव्ड।
तो मैंने बताया था प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाता है, तो प्रीमियम का पैसा फॉरफीचर अकाउंट में नहीं जाएगा। फॉरफीचर अकाउंट में क्या जाएगा, सिर्फ शेयर कैपिटल का पैसा। 8 रुपये में से 2 रुपया प्रीमियम चला गया है, बचा 6, तो 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से आपके शेयर फॉरफीचर में अमाउंट पहले जाएगा। तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफीचर, ट्रांसफर्ड ऑन फॉरफीचर, कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, ₹6 इंटू 15,000 शेयर्स थे, राइट, यस, 15,000 शेयर्स ऑफ ₹6 रिसीव किए, तो 90,000, ठीक है, 90,000 शेयर, 90,000 रुपये आपने रिसीव कर लिया। ठीक, अब देखो was paid, okay, out of these 13,000 shares were reissued at the rate of ₹19 per share, ठीक है, तो 13,000 शेयर्स आप रीइशू कर रहे हो, तो 13,000 शेयर्स पे जो भी पैसा आएगा या तो आप लॉस ऑन रीइशू पे एडजस्ट करोगे, 13,000 का जो भी अमाउंट होता है, अब जैसे जो अमाउंट रीइशू हो रहा है ना, उस रीइशूड अमाउंट को हम क्या करते हैं, रीइशूड नंबर ऑफ शेयर्स का जो भी फॉरफीचर का अमाउंट होता है उसको हम फॉरफीचर अकाउंट से निकालते हैं, और उसका 2 ही यूज होता है, आप लॉस ऑन रीइशू को एडजस्ट करो और जो बच जाता है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करो। मतलब जैसे हमने रीइशू किया 13,000 शेयर्स का पैसा तो गया, राइट, बच गया सिर्फ 2,000 शेयर्स का पैसा। तो 2,000, अगर 15,000 शेयर्स पे 90,000 रुपये मिलता है तो 2,000 शेयर्स का अमाउंट क्या होगा, राइट। तो हम सीधे डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं। बैलेंस ऑफ forfeiture account for remaining 2,000 शेयर्स, बाकी बचे 2,000 शेयर्स का जो रिमेनिंग हमारे पास बैलेंस बच जाएगा वो निकालना है। तो इट इज 2,000 इंटू 15,000, सो बाई 15,000 इंटू 90,000, करेक्ट। सो 12,000, right, so 12,000 is the amount. Do we have option? Yes, C 12,000। बाकी जो बच गया आपके पास 2,000 शेयर, सिर्फ उसी का पैसा आपके पास, क्योंकि वही पूछा है ना, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर बैलेंस, शेयर फॉरफीचर में कितना बैलेंस है, तो अमाउंट ऑफ शेयर, अब 13,000 शेयर्स रीइशू कर दिए, 13,000 का पैसा तो गया, अब तुम जाओ तुम लॉस में एडजस्ट करो, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करो, वही करोगे। फॉरफीचर अकाउंट में तो उतना ही अमाउंट बचेगा जितना हम शेयर फॉरफिट नहीं किए, राइट। तो जो रिमेनिंग 2,000 शेयर जो फॉरफिट नहीं हुए उसी का पैसा फॉरफीचर में बच जाएगा। 12,000 इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये गुडविल का क्वेश्चन लगता है। सो पिस्ता लिमिटेड टुक ओवर रनिंग बिजनेस ऑफ विस्ता लिमिटेड कंप्राइजिंग ऑफ एसेट्स 45 लाख एंड लायबिलिटीज 7,50,000, ठीक है, एंड इन कंसिडरेशन इशूड देम 30,000 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 5% डिस्काउंट एंड अ चेक ऑफ 10 लाख। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। देखिए, जब भी हम कोई बिजनेस परचेज करते हैं, ठीक है, तो उस बिजनेस परचेज में
हम जो भी अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन पे करते हैं, हमारा एक जो भी अमाउंट हम पे करते हैं उसको हम परचेज कंसिडरेशन कहते हैं, ठीक है। तो परचेज कंसिडरेशन और जो बिजनेस आप परचेज करो उसका जो नेट एसेट है, वो नेट एसेट और परचेज कंसिडरेशन हमेशा इक्वल हो, जरूरी नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि आप जो बिजनेस खरीद के ला रहे हो, नेट एसेट से मेरा मतलब है एसेट माइनस लायबिलिटी। नेट एसेट इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो जब भी आप कोई बिजनेस खरीदते हो ना, तो वो आपको क्या करता है, आपके साथ उसके सारे एसेट्स दे देता है, तो आप उसके सारे एसेट्स के ओनर बन गए। लेकिन आप लायबिलिटी के भी ओनर बन गए, तो आपको लायबिलिटी भी पे ऑफ करना पड़ेगा। तो यहां से पहले लायबिलिटी पे ऑफ करोगे, जो अमाउंट बचेगा उसको कहते हैं नेट एसेट, ठीक है। जो अमाउंट बचता है उतना ही हमको पैसा देना पड़ेगा जिसे हम खरीद रहे हैं। मान लो 10 लाख का एसेट है और 2 लाख का लायबिलिटी है, तो 10 लाख का एसेट के लिए पहले 2 लाख का लायबिलिटी पे किए, 8 लाख रुपया बचा, तो बिजनेस को खरीदने के लिए हमको तो 8 लाख ही पे करना पड़ेगा ना, तो नेट एसेट 8 लाख है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, 8 लाख की जगह हम इसको पे करते हैं 12 लाख। मुझसे कहता नहीं 8 का, लेकिन 8 में देंगे नहीं, 12 लाख में देंगे। तो किस कंडीशन में आप 8 लाख का बिजनेस 12 लाख में खरीद के ले आओगे? कौन सा कंडीशन होगा? अगर कंपनी की अच्छी खासी गुडविल है, तो कंपनी नामी है, कंपनी का एक नाम है, मतलब उसका एक गुडविल है, उसका एक रेपुटेशन है, इसलिए आप एसेट 8 लाख का ही मिला आपको, लेकिन आप पेमेंट करके आ गए 12 लाख। तो जब आपका परचेज कंसिडरेशन पीसी ग्रेटर है, पीसी इज ग्रेटर देन नेट एसेट। अगर आपका नेट एसेट कम है और परचेज कंसिडरेशन ज्यादा, इस केस में आपको आता है गुडविल, ठीक है। आप जो वो जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस अमाउंट है, जब आप ज्यादा पैसा दे के खरीद के ला रहे हो, तो जो एक्स्ट्रा पैसा आप दे रहे हो, अभी 8 लाख का सामान 12 लाख में खरीद के लाए, 4 लाख ज्यादा दिया, तो ये जो 4 लाख एक्स्ट्रा दिया, ये क्या है? गुडविल है, ठीक है। और अगर इसी को हम रिवर्स कर दें, नेट एसेट मान लो 8 लाख का नेट एसेट था, 8 लाख का नेट एसेट रखते हैं, लेकिन इसको मुझे मिल गया 6 लाख में, मैं 6 लाख में ले आया, 8 लाख का सामान मैं 6 लाख में ले आया, मेरे को प्रॉफिट हुआ, राइट। तो कंपनी को जो ऐसी जो प्रॉफिट होती है, इस प्रॉफिट को कहां पे रखता है? कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व, ठीक। तो इस केस में क्या दिख रहा है आपको? नेट एसेट इज ग्रेटर देन योर परचेज कंसिडरेशन। आपके नेट एसेट से पीसी ज्यादा है, इस केस में आपको आएगा कैपिटल रिजर्व, या 2 लाख का कैपिटल रिजर्व आएगा। तो यही चीज हमको इस क्वेश्चन में करनी है, ठीक है। यहां आपको देखना है कि आपका जो नेट एसेट है वो ज्यादा है या फिर जो परचेज कंसिडरेशन है वो ज्यादा है। तो हम पहले नेट एसेट निकालते हैं। चलिए, एसेट्स कितने हैं? 45 लाख के, और लायबिलिटी 7,50,000। नेट एसेट आ जाएगा, एसेट माइनस लायबिलिटी, ठीक है। यहां करते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 का पहले आप देखिए नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स हैं आपके, एसेट्स 45 लाख के हैं और लायबिलिटी 750, माइनस कर देंगे। तो 45 लाख माइनस 7,50,000 कितना हो जाता है? 45 लाख माइनस 7,50,000, यस 537,50,000, ठीक है। आपका नेट एसेट 37,50,000 का है। अब अगर जो आप परचेज कंसिडरेशन पे कर रहे हैं, वो परचेज कंसिडरेशन अगर इस 3750 से ज्यादा हुआ, अगर पीसी ज्यादा हुआ तो गुडविल आएगा, और अगर परचेज कंसिडरेशन कम हुआ तो कैपिटल रिजर्व। चलिए अब देखते हैं परचेज कंसिडरेशन कितना आ रहा है, पीसी। तो एन इन कंसिडरेशन इशूड 30,000 9% डिबेंचर ऑफ ₹10 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। तो 100 रुपए का डिबेंचर दे रहे हैं 5% के डिस्काउंट पे, मतलब कितने में दे रहे हैं? 95।
100 रुपये का 5%, 5 रुपये, तो 95 रुपीज पर शेयर दे रहे हैं। और कितने शेयर्स दे रहे हैं, सॉरी डिबेंचर्स, कितने डिबेंचर्स है 30। तो परचेज कंसिडरेशन मेरा पहले तो हो जाएगा 95 रुपीज इंटू 30,000 शेयर, 30,000 डिबेंचर्स, ये एक हुआ, प्लस और क्या दे रहे हैं ये, एंड अ चेक ऑफ 10 लाख, 10 लाख का हम उसको चेक भी दे रहे हैं। तो इसमें और ऐड हो जाएगा, सॉरी कहां गया, यस, प्लस 10 लाख, ये मेरा टोटल परचेज कंसिडरेशन जा रहा है। सो 95 इंटू 30,000 कितना हो जाएगा, 28,50,000 प्लस 10 लाख, तो टोटल हो जाता है 38 लाख। 38 लाख का टोटल परचेज कंसिडरेशन में दे रहा हूं। और एसेट कितने का मिल रहा है मुझे एसेट कितने का मिल रहा है, 37,50,000। ठीक, तो मैं ज्यादा दे रहा हूं कम दे रहा हूं, ज्यादा दे रहा हूं, मेरा पीसी ज्यादा है, राइट। मेरा नेट एसेट से ज्यादा है पीसी, नेट एसेट इज लेस देन परचेज कंसिडरेशन। इस केस में क्या होगा, गुडविल, राइट। तो गुडविल कितने का, 38 माइनस 750, 50,000, 50,000 का गुडविल आ जाएगा हमारा। तो 50,000 गुडविल कहां गया, ऑप्शन ही नहीं है। फिर मिनट, कुछ एरर हुआ क्या, $45 माइनस 750, $37,50,000 is correct. Just give me a minute. $45 लाख के एसेट्स हैं एंड लायबिलिटी 7,50,000, तो 45 माइनस 750, राइट, so it will be 37,50,000, correct. And consideration issued 30,000 9% debenture rupees 10 each at 5% discount, so 95 of course, and a check of 10 lakh, okay. ओके
it is 3850, sorry, my bad. Yeah, this is 38,50,000, yes 38,50,000. So 37, yes गुडविल आ जाएगा आपका. हाँ, योर परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन नेट एसेट, गुडविल इज ऑफ 1 लाख, गुडविल ऑफ 1 लाख, करेक्ट. तो हमारा गुडविल कितना हो जाता है? 1 लाख का गुडविल. दिस इज द करेक्ट आंसर, सी. नाउ और पार्ट में आते हैं. सो ड्रॉ लिमिटेड परचेज इक्विपमेंट एंड पेड 2,20,000 बाई चेक and issued 16,000 equity shares of rupees 10 each at 25% premium. Purchase consideration will be. सेम क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम सेम. फिर से हमको नेट एसेट और परचेज कंसिडरेशन देखना है. आप कितने में खरीद के ला रहे हो और कितना पैसा दे रहे हो. तो हम इक्विपमेंट मतलब एसेट लेके आए 2,20,000 का, और हमने चेक से पेमेंट किया. सॉरी, हमने 2,20,000 का चेक पेमेंट किया है, चेक में पेमेंट किया 2,20,000, और 16,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट 25% प्रीमियम दिया है. हमें सिर्फ चाहिए पीसी, ठीक है. तो ये तो और इजी हो गया ना. आप 16,000 इक्विटी शेयर्स दे रहे हो 10 रुपए का 25% प्रीमियम पे. तो 10 रुपए का 25% कितना हो जाएगा? पहले आप जो शेयर्स दे रहे हो, आपके शेयर्स का फेस वैल्यू है ₹10 और प्रीमियम है 25%. 10 रुपए का 25% मतलब 1/4, 2.5. तो आपका मार्केट वैल्यू हो जाएगा 10 + 2.5, 12.5. 12.5 के रेट से आप शेयर्स दोगे उसको, ठीक है. और कितने शेयर्स दे रहे हो? 16,000 शेयर्स. तो टोटल अमाउंट परचेज कंसिडरेशन आपका आ जाएगा 12.5 × 16,000. ये आपका टोटल शेयर्स का वैल्यू हो गया. और इसमें प्लस कर दो जो आपने एडिशनल चेक में पेमेंट किया है, 2,20,000 का जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिए चेक में, प्लस 2,20,000. तो कितना हो जाता है? 12.5 × 16,000 मल्टीप्लाई करो 0.8 या. So it is 2 lakh plus 2,20,000. टोटल हो गया 4,20,000 आपका परचेस कंसिडरेशन है, ठीक है. आंसर देखते हैं ऑप्शन. यस, परचेस कंसिडरेशन 4,20,000, करेक्ट. ओके.